गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो राहुल गांधी जी है वो यहां पर रायबरेली से फाइट करेंगे। अब देखिए, पूरी पॉलिटिकल न्यूज़ है तो हम इसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे। डेट है आज की 4 मई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आती है ना तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो हमें उसको स्किप ही कर देना चाहिए। कल भी देखो मुद्दा था, पर एक्चुअली आप नोटिस करो कुछ ऐसी पॉलिटिकल न्यूज़ होती है जहां से हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मैं एक बात कर रहा था कि जो अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे तभी जाके वो अच्छी कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉज बना पाएंगे, राइट। और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे कुछ खराब होंगे, जैसे कल का केस हमने देखा, जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं बहुत ही गलत देखने वाले हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं उनकी वजह से फिर क्या होता है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे अच्छे नहीं होते, जिनके ऊपर क्रिमिनल चीजें होती हैं, वो सब चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे लॉस भी उतने अच्छे नहीं बन पाते। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और पहला जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का। एंड अपने आप में काफी चिंताजनक बात इन्होंने भी यहाँ पे बात करी है विद रिगार्ड्स टू प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। एक्चुअल में हुआ क्या है मैं पहले आपको बताता हूँ। एक ना रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स है। क्या है? रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर, जिनको हम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो बोलती है कि हम दुनिया भर में मीडिया की फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम वहाँ पे जर्नलिस्ट को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, कि ऐसा तो नहीं कि जर्नलिस्ट को वहाँ पे डराया धमकाया जाता है या फिर इंटरफेरेंस कितना ज्यादा होता है। ये सारी चीजें, ताकि फ्रीडम प्रेस की इसको इंक्रीज किया जा पाए और जर्नलिस्ट की सेफ्टी का ध्यान रखा जा पाए, ये सब बातें करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है। इस तरह से ना ये पूरी दुनिया में लगभग 180 कंट्रीज को अंदर ये चीज नोटिस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितनी प्रेस फ्रीडम है। अब इंडिया के केस में ना इन्होंने बताया है कि भाई देश में प्रेस फ्रीडम कम हो गई है। देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, ये इन्होंने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा। ये रिपोर्ट क्या कह रही है मैं वो बता रहा हूं। रिपोर्ट ने बोला है कि पिछले साल इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था, तो इंडिया का स्कोर उसमें 36.62 था। अब ये नीचे गिरकर 31.28 हो चुका है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्या हो गया कि हमने प्रेस फ्रीडम में हम नीचे गिर गए या फिर हमारा स्कोर नीचे गिर गया। ठीक है, रैंक हालांकि हमारा इंप्रूव हुआ है। पिछले साल हम 161 पे थे, इस साल हम इंप्रूव होकर 159 हो चुके हैं। पर उसका कारण ये है कि बाकी कंट्रीज नीचे गिरी हैं। ठीक है, तो इस स्कोर नीचे गिरने का सर कारण क्या है? देखो, यहाँ पर ना रिपोर्ट के अंदर कुछ बातें करी गई हैं। मैं फिर से रीआइटरेट कर दूं, ये इस रिपोर्ट की बातें हैं, मेरी बातें नहीं है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब से 2014 से सरकार आई है पावर के अंदर, तो देश में एक अनऑफिशियल स्टेट ऑफ इमरजेंसी चल रही है। देश के अंदर गोदी मीडिया चल रहा है। देश के अंदर बीजेपी का प्रोपोगंडा चल रहा है। एंड जो आपके रिपोर्टर्स हैं वो एक ही साइड को दिखाते रहते हैं, पूरा दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड बाकी जो मेन मुद्दे हैं आपके, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन नहीं होती। तो हमारे जो मीडिया है अब वो कहीं ना कहीं बायस्ड है, वो अनबायस्ड तरह से चीजें नहीं दिखाता है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बोला है। अब देखो, पिछले साल भी कुछ ऐसी ही बातें बोली गई थी। उस समय भी हमारी सरकार ने क्या बोला था कि भैया ये जो रिपोर्ट है ये अपने आप में मिस इन्फॉर्म्ड है, प्रोपोगेंडा दिखा रही है, एंड हमने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। ऑन द अदर हैंड मैं बाकी चीजें अगर बताऊं तो यूएसए की बात करें तो भैया यूएसए में भी गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल यूएसए का रैंक 45 था, इस बार गिर के वो 55 हो चुका है। इवन जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जब प्रेसिडेंसी थी ना, तो इन्होंने उनको भी क्रिटिसाइज किया है कि उस समय भी उन्होंने मीडिया को बहुत हैवी लेवल के ऊपर क्रिटिसाइज किया। तो दुनिया भर में भी अगर हम बात करें तो दुनिया भर में ही गिरावट देखने को मिली है, ऐसा नहीं कि एक दो देशों में है, नहीं। लगभग सभी दुनिया की कंट्रीज के अंदर एक गिरावट ही देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 7.6 पॉइंट्स ग्लोबली ये फॉल हुआ है, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन रिलीज करता है इस रिपोर्ट को, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 180 कंट्रीज के अंदर देखा जाता है जर्नलिज्म की क्या हालत है। इसके बेसिस के ऊपर देखा जाता है पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर एंड जर्नलिस्ट की कितनी सेफ्टी है। यहाँ पर ना आप इस पिक्चर के अंदर देख भी पाओगे। यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि जहां जहां पर आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है ना, जैसे यहाँ पे सिचुएशन बहुत बढ़िया है। एंड जो जितना ज्यादा डार्क है वहां पे सिचुएशन उतनी ज्यादा खराब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इरित्रिया की, इरित्रिया यहाँ पे लोएस्ट आया है इस पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर। उनके अलावा अफगानिस्तान, सीरिया, ये सेकंड और थर्ड पे है। एंड टॉप किया है नॉर्वे और डेनमार्क ने, कि यहाँ पर प्रेस फ्रीडम काफी अच्छी खासी है, ऐसा इस रिपोर्ट ने यहाँ पे बताया है। इंडिया का फॉल क्यों हुआ है मैंने आपको वो भी समझा दिया। पर हालांकि इंडिया 2 साल पहले 150 रैंक पे था, 2023 में और गिर के हम 151 161 हुए। अब हम 159 पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने 2 रैंक इंप्रूव जरूर किया है,
पर इसका पीछे कारण है कि बाकी कंट्रीज की रैंकिंग नीचे गिरती हुई हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शक्सगाम वैली के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि चाइना के द्वारा ना रोड कंस्ट्रक्ट करी जा रही है इसके शक्सगाम वैली के अंदर। ये थोड़ा ना आप मैपिंग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो। देखो, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं, और सारा ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, चाहे जो भी हुआ हो। पर एक्चुअल में आप नोटिस करो कि इंडिया के जम्मू कश्मीर के कुछ एक हिस्से इलीगली ऑक्युपाइड किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन जो है, ये पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया है इलीगली। उसी तरह से अक्साई चीन, ये भी भारत का हिस्सा है, पर इसको चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया है इलीगली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना शक्सगाम वैली की, ये दरअसल में ना था तो पाकिस्तान के पास, मतलब है तो इंडिया का हिस्सा, नो डाउट अबाउट इट, पर इसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया था। बट 1963 के अंदर चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, जिसकी मदद से क्या हुआ, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने ये वाला हिस्सा चाइना को दे दिया। अब आप सोचेंगे सर ऐसे कैसे दे दिया? देखो बिल्कुल गलत है। इंडिया का हिस्सा है, आप बिना इंडिया को पूछे इंडिया की जमीन किसी और कंट्री को कैसे दे सकते हो? दैट इज द इशू है। तो इंडिया ने पूरी तरह से इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था, इस पर्टिकुलर चीज को। तो शक्सगाम वैली के अंदर आज के समय चाइना यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि वो इंडिया की सॉवरेनिटी को यहाँ पे ब्रीच कर रहा है। ये हमारा हिस्सा है, ठीक है ना। तो आप नोटिस करोगे एक ट्रांस काराकोरम यहाँ पे ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। कुछ और पॉइंटर्स भी ना यहाँ पे आपको अच्छे से समझ लेने चाहिए। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ समझो इस मुद्दे को। ये देखो, ये यहाँ पे था आपका शक्सगाम वैली, ये यहीं पर आपको उसके नीचे सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा एक बार मैपिंग पर्सपेक्टिव से आप जान लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर के यहाँ पे आपको NJ9842 पॉइंट देखने को मिलता है। इसी तरह से यहाँ पे आपको इंदिरा कोल पॉइंट है, एंड सिमिलरली यहाँ पे आपको काराकोरम पास देखना हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा ना और भी मैं कुछ पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये ओवरऑल आप नोटिस कर पाओगे कैसे ये लोकेशंस है, क्योंकि थोड़ा ईस्ट वेस्ट इनकी यहाँ पे आपको चीजें पता होनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम कुछ जैसे दौलत बेग ओल्डी हो गया, डेप्सांग प्लेन्स हो गया, 2020 के अंदर आप जानते होंगे बहुत इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। बाकी गलवान वैली वाला रीजन हो गया, आपका ले हो गया, ठीक है ना, ये ले ऊपर वाला है, ये ले हो गया, एंड आपका दारबुक हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो न्यूज में रहती है, तो आपको नॉर्थ साउथ ऑर्डर इनका यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। देखो बात करूं अगर मैं आपके सियाचिन ग्लेशियर की, तो आप नोटिस करोगे किस तरह से आपका इंडियन टेरिटरी है जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में वेज्ड आपको देखने को मिल जाएगी। NJ9842 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, इंदिरा कोल पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि कई बार ना ये वाले जो रीजन होता है इसको हम थर्ड पोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली एक तो हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप नोटिस करोगे इस रीजन के आसपास आपको ग्रेट ड्रेनेज डिवाइड आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसके बिल्कुल आपको साउथ में ही लोकेटेड देखने को मिल जाएगा। नॉर्थ जो आपका नुब्रा रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट भी आपका सियाचिन ग्लेशियर ही देखने को मिल जाएगा। जब हमने ऑपरेशन मेघदूत किया था, जो हमने पिछले दिनों डिस्कस भी किया प्रीलिम बूस्टर के अंदर, 1984 के बाद से ये इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में ही देखने को मिलता है। बाकी दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड आपको सियाचिन ग्लेशियर ही देखने को मिल जाएगा। 2020 का जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो उससे कहीं ना कहीं और भी हमारे लिए सियाचिन इंपॉर्टेंट बन चुका है। बाकी ये सारे प्लेसेस की जो लोकेशन है मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ITS, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी। अब आप पूछेंगे सर ये क्या चीज है, मैं आपको समझाता हूं इस पिक्चर के माध्यम से। यहां पर आप नोटिस कर पा रहे हो बहुत सारी आपको गाड़ियां देखने को मिल रही हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कुछ ट्रक्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। पर एक चीज नोटिस करो, चाहे आपकी गाड़ियां हैं चाहे ट्रक्स हैं, उनके ऊपर एक सिंबल दिख रहा है। सर ये सिंबल तो वाईफाई का होता है, या फिर हम जब ब्रॉडबैंड वगैरह के साथ किसी भी चीज का कनेक्टेड होते हैं, बेसिकली इंटरनेट के साथ अगर हम कनेक्टेड है, ठीक है, मोस्टली वाईफाई के साथ यहाँ पे बात हो रही है। अब हो पता क्या रहा है, जब इस तरह से सबके बीच में कनेक्शन है ना, उससे हम ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब वो कैसे सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एग्जांपल समझना। मान लो ये वाली गाड़ी जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो एम्बुलेंस है। अब एम्बुलेंस है तो इसका मतलब क्या है कि इसको जल्दी भेजना होगा। अब या तो यहाँ पर एक बंदा हो, ट्रैफिक कंट्रोलर वाला, पुलिस वाला जो बंदा हो, वो अकॉर्डिंगली देखता रहे कि हाँ यार ये एम्बुलेंस आई है, पहले इसको निकलने दो। पर एक्चुअली आप खुद समझो कि अगर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, अगर हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, ये सब चीजें होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम डिटेक्ट कर लेंगे कि अच्छा इधर एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को पहले भेजना है। तो ऑटोमेटिकली पता क्या हो जाएगा, ये वाला जो एम्बुलेंस के सामने वाला सिग्नल होगा वो हो जाएगा ग्रीन, बाकी सारे ऑटोमेटिकली रेड हो जाएंगे। किसी बंदे को आगे करवाने की जरूरत नहीं कि भाई एम्बुलेंस इधर से निकलो इधर से निकलो, नहीं, वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा सिग्नल जहां से एम्बुलेंस आ रही है, ताकि ये जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। इसी तरह से
मान लो कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, मान लो आप इस गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको ना नोटिफाई कर दिया जाएगा कि भाई आगे ना किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है, तो थोड़ा आप ध्यान से चलना, या फिर आप ऑल्टरनेट रूट ले सकते हो क्योंकि इस वाले सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो चुका है। या फिर कई बार मान लो ये और ये वाली गाड़ी, ये जो दो गाड़ियां यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, ये दोनों गाड़ियां अगर मान लो पास पास आ जाती हैं, तो उस केस में उनको अलर्ट आ जाएगा कि साथ वाली गाड़ी बहुत ही पास में है, थोड़ा आप ध्यान से चलाइए। इसके अलावा हमारा फोकस ये भी है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, हम उसको इम्प्रूव करें। एक्चुअल में आप समझो ना, आप लोग ना, आजकल हम सब लोग क्या करते हैं, बहुत सारी अपनी अपनी खुद की गाड़ियां लेके चलने लग जाते हैं। तो उससे हम प्राइवेट व्हीकल्स ज़्यादा यूज करते हैं, पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करते हैं। और इसका कारण पता क्या होता है, हमें लगता है यार पब्लिक व्हीकल में टाइम ज्यादा लगेगा, अपनी खुद की गाड़ी लेके जाएंगे शायद आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, अगर हम एक बस के थ्रू जाते हैं शायद 50-60 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पर ना ये भी प्रावधान किया जाएगा कि पब्लिक व्हीकल्स को कैसे हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, उनके लिए अलग लाइनिंग का सिस्टम दे सकते हैं। तो यहाँ पर ना लोगों के अंदर पब्लिक व्हीकल्स की भी एक प्रेफरेंस बढ़ेगी उससे। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम्स अंडर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, जहां पर यूजर्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहती है। जो वाईफाई लगा हुआ है ना इनके यहाँ पे, ये कनेक्टेड रहेंगे, कुछ भी इनको यहाँ पे कुछ बताना हो तो सो ये सारी चीजें हो गया, ट्रैफिक के बारे में जानकारी, ट्रैवल टाइम इनका कम हो पाएगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और प्रॉपर चीज़ों का एफिशिएंसी हो पाएगी। ये सारे बेनिफिट्स इसके देखने को मिल जाते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग हमारे पास ना एक प्रोग्राम है, इन ट्रांस प्रोग्राम, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंडेवर प्रोग्राम। अब ये क्या है, ये R&D प्रोग्राम है जो फोकस करता है कि कैसे इसको हम बना सकते हैं, कैसे इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और ये हमारा कौन कर रहा है, दिस इज अंडर द मीटी मिनिस्ट्री। अब इसमें आपका IoT का भी यूज होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, एंड उसके साथ ही साथ आपके जो ड्राइवर्स होते हैं ना, उनका ऑन बोर्डिंग सिस्टम भी होगा। जैसे कुछ एक गाड़ियों के अंदर तो आप आजकल देखते भी हो कि कुछ भी चीज होती है तो आपकी गाड़ी के अंदर एक वार्निंग सिस्टम आ जाता है कुछ, और एट द सेम टाइम आपको ड्राइवर को प्रॉपर असिस्टेंस वगैरह दी जाती है, जैसे पार्किंग असिस्टेंस हो गया। आजकल तो कुछ एडवांस गाड़ियों में ये चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर भी चुकी हैं। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, बस सिग्नल्स को प्रायोरिटी देना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत ही हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इसके रिगार्डिंग काम चल रहा है, सीडेक ने भी काफी सारी चीजें बनाई हैं इसके रिगार्डिंग, थर्मल कैमरा की टेक्नोलॉजी हो गया, वो सारी चीजें। बाकी इसके अलावा लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करने के लिए एक बुकलेट भी यहाँ पे बनाई गई है, थर्मल कैमरा बनाया गया है, राइट। एंड इस तरह की बाकी और चीजें भी करी जा रही हैं ताकि लोगों को इनके बारे में जानकारी दी जा पाए। तो आई होप इंट्रांस प्रोग्राम क्या है एंड ITS टेक्नोलॉजी क्या है, ये चीजें भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अगला हमारा टॉपिक है आर्टिकल 361 की रिगार्डिंग। देखो जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है ना, उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट किस चीज की है, सेक्सुअल हरासमेंट की। केस अपने आप में काफी गंभीर है, पर अगर हम बात करें आर्टिकल 361 की, तो उसकी वजह से उनको क्या मिल जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मिल जाएगी। अब है क्या, देखो आर्टिकल 361 की बात करें तो यहाँ पे बात करता है कि गवर्नर को प्रोसिक्यूट करने के ऊपर एक टोटल प्रोहिबिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक्चुअल में आपको मैं थोड़ा बताता हूँ, जब मैं बात करता हूँ ना आर्टिकल 361 पे, यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप नहीं कर सकते अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट। उनके अगेंस्ट कोई चीज कंटिन्यू नहीं कर सकते। साथ ही साथ जब तक वो अपने उसमें है तो उनका अरेस्ट का, इम्प्रिजनमेंट का, उसके रिगार्डिंग भी कोई प्रोसेस इशू नहीं किया जा सकता। हालांकि सिविल प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, वो यहाँ पे इसके अगेंस्ट इशू करी जा सकती हैं, पर उसके लिए भी उनको नोटिस वगैरह देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे। बाकी जो भी उनकी ड्यूटीज होती हैं उनके लिए वो किसी भी कोर्ट के अंदर यहाँ पे आंसरेबल नहीं होते हैं। जो पुलिस वगैरह को एक्शन लेना होता है इस तरह का, आपका जो स्पेशली क्रिमिनल एक्शन की बात करूं, तो वो तभी ले सकते हैं जब वो अपने ऑफिस से, उनका ऑफिस खत्म हो चुका है, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, या फिर उनका कॉन्फिडेंस अब खत्म हो चुका है प्रेसिडेंट का उनके ऊपर। उसी केस में उसके बाद जाके ही इनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। बहुत सारे जुडिशियल केसेस भी हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पर भी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यही बात करी थी कि किस तरह से गवर्नर के पास इम्यूनिटी होती है। प्लस एट द सेम टाइम जो कल्याण सिंह जी है ना, यूपी के चीफ मिनिस्टर जो हुआ करते थे, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे बात करी गई थी 2017 के अंदर कि उनके अगेंस्ट जो 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, तो इनके अगेंस्ट फ्रेश चार्जेस लगाए जाएं। पर एक्चुअल में 2017 के अंदर ये राजस्थान के गवर्नर थे, तो राजस्थान के गवर्नर थे तो इनके ऊपर एक्शन लिया नहीं जा सकता था। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हमें देखने को मिलता है कि कैसे गवर्नर्स को इम्यूनिटी मिलती है अंडर आर्टिकल 361। तो ये पूरा केस ना गवर्नर ऑफ राजस्थान का, ये उसी के साथ यहाँ पे लिंक करता है। अगला हमारा दोस्तों टॉपिक है कंपनसेशन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस डैमेजेस। अब एक्चुअली में क्या हुआ है ना, देखो डोमेस्टिक वायलेंस आप समझते होंगे। डोमेस्टिक वायलेंस की जब मैं बात करता हूं तो इसमें बहुत ब्रॉडर चीजें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा हार्म या इंजरी जिससे कहीं ना कहीं उस पर्सन की हेल्थ
ये सेफ्टी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है, कोई सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, ये सारी चीज़ें आपकी डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके अलावा आपके दहेज की डिमांड करना, बाकी और चीज़ों की डिमांड करना, ये भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत ही आता है। इवन यहाँ पर ना जो आपका लिव इन रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, जो लिव इन होता है उसके अंतर्गत भी कोई चीज़ होती है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आती ही आती है। अब एक्चुअल में आप नोटिस करो, डोमेस्टिक वायलेंस चलो हुई, पर इसके बाद इनको कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा, कैसे डिसाइड करेंगे उसको? मान लो महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, कैसे डिसाइड करेंगे? क्या इस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि महिला के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, या फिर इस बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि जिस पर्सन ने डोमेस्टिक वायलेंस किया वो पर्सन की अभी हालत कैसी है, क्या वो पर्सन अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास का है? उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि महिला को कंपोजिशन कितना मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसी बात के ऊपर आजकल चर्चा कर रहा है कि एक्चुअल में कितना कंपोजिशन मिलना चाहिए, इसका हमारे पास कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर हम चल रहे हैं। तो ये बात मुद्दा आजकल न्यूज में चल रहा है। तो थोड़ा सा हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इसका सेक्शन 22 है जो बात करता है कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो ऑर्डर पास कर सकता है कंपनसेशन देने की रिगार्डिंग। यहाँ पे मेंटल टॉर्चर, इमोशनल डिस्ट्रेस, ये सब चीजें देखी जाती हैं। साथ ही साथ सेक्शन 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कि वो एग्रीव्ड पर्सन वो तो फाइल कर ही सकता है, इसके अलावा उनके बिहाफ के ऊपर कोई और दूसरा पर्सन भी सूट को फाइल कर सकता है कि उनको कॉम्पनसेशन या डैमेजेस प्रॉपरली दिए जाएं। साथ में सेक्शन 20 की यहाँ पर बात करें तो ये भी सिमिलर उसी डायरेक्शन में वर्क करता है। जो भी यहाँ पे रिलीफ होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है ताकि उनके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कवर किया जा पाए, उस पर्सन के एंड उसके बच्चे के भी। तो इस बार पटिशनर का आर्गुमेंट बेसिकली यही है कि जो भी उनको मेंटल हरासमेंट हुई है, इमोशनल सफरिंग हुई है, वो सारे डैमेजेस भी उनको यहाँ पे दिए जा पाए। इसके रिगार्डिंग भी पहले बहुत सारे जजमेंट्स हुए, जैसे फॉर एग्जांपल चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई। यहाँ पर भी बात ये की गई थी कि मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि पर्सन को पनिश किया जाए उसके पास निगलेक्ट के लिए। इसका पर्पस ये होता है कि उस महिला को अच्छा खाना, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब चीजें कहीं ना कहीं मिल पाए। इसके अलावा कल्याण देव चौधरी वर्सेस रीता देव चौधरी नीनंदी, ये जो केस था, यहाँ पर भी बात यही करी गई थी कि अगर हम बात करें कि हस्बैंड की नेट सैलरी की 25% अगर सैलरी ऐसे दिए जा पाए तो वो कहीं ना कहीं सही रहेगा। तो एक्चुअल में ना कंफ्यूजन बेसिकली यही है कि कंपनसेशन को डिसाइड कैसे करना है, किन किन पर्पसेस के ऊपर डिसाइड करना है, क्या पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस देखना है या फिर इंजरीज कैसी सफर हुई है विक्टिम के द्वारा, वो यहाँ पे देखना है। तो दोनों का अभी तक देखा जा रहा है, पर अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट आने वाले दिनों के अंदर अपना देगा। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था नुसांतरा के बारे में। देखो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे शिवांश चौधरी जी, हरिंदर सिंह जी, इन्होंने यहाँ पे बहुत बढ़िया आंसर दिया है। नुसांतरा की अगर हम बात करें ना, देखो एक्चुअल में इंडोनेशिया की पहले कैपिटल क्या थी, जकार्ता। अब यहाँ पर फ्लडिंग की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से ये जो सिटी है ना, ये कहीं ना कहीं सिंक कर रही है। तो इस वजह से इंडोनेशिया शिफ्ट कर रहा है अपनी कैपिटल को नुसांतरा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको बोर्नियो का भी पता होना चाहिए, बोर्नियो आइलैंड का, एंड साथ साथ ईस्ट कालीमंतान का। ये रीजन आपको लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का आपका होमवर्क रहेगा नॉर्दर्न सी रूट के बारे में, एनएसआर के बारे में। ये आप मुझे बताओगे व्हाट एग्जैक्टली इज नॉर्दर्न सी रूट, कैसे हेल्प कर रहा है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। ये कुछ 3 टॉपिक्स हैं जिनका आंसर मुझे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट की बात करें तो रशिया और इंडिया नहीं, यहाँ पर आपका यूएसए और इंडिया है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो स्मार्ट सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप किया गया, दिस इज करेक्ट। कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंदर आपकी फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन सब आ जाता है। कोलकाता पोर्ट इंडिया का एकमात्र मेजर रिवराइन पोर्ट है, तो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसके अलावा आपके जो 2 होमवर्क रहेंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में, पहला आपका होमवर्क ये रहेगा जिसका आंसर आप मुझे बताओगे, एंड दूसरा आपका होमवर्क थोड़ा सा प्लेसेस ऑन रिवर के पर्सपेक्टिव से है। राज्यसभा की स्पेशल पावर्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि राज्यसभा के पास 4 मुख्य पावर्स होती हैं जो अलग होती हैं। एक तो देखो पावर ये होती है कि अगर आपको स्टेट लिस्ट के ऊपर कुछ यहाँ पर लॉ बनाना है तो वहां पर पार्लियामेंट को ऑथराइज कौन करेगा, वो करेगा राज्यसभा। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस किसी नई को क्रिएट करना है जो कि सेंटर और स्टेट्स के लिए कॉमन हो, तो वो भी यहाँ पे राज्यसभा ही यहाँ पे ऑथराइज कर सकता है पार्लियामेंट को। साथ ही साथ आपके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको अगर रिमूवल का प्रोसेस होता है वो केवल और केवल आपका राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लो इमरजेंसी वगैरह है, ठीक है ना, और मतलब नेशनल इमरजेंसी इंपोज करनी है या फिर प्रेसिडेंट रूल हो गया या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, वो तब भी इफेक्टिव रह सकती है अगर केवल और केवल उसको राज्यसभा
उसको अप्रूव कर दे। मान लो लोकसभा डिसॉल्व्ड है या फिर कुछ और रीजंस है, उस केस में राज्यसभा भी उसको अप्रूव कर सकती है। तो एक्चुअल में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस कर भी पाओगे। दूसरा आपको होमवर्क दिया था रेड सैंडर्स के रिगार्डिंग। देखो रेड सैंडर्स की जब मैं बात करता हूँ तो पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिएगा, इसका IUCN स्टेटस हमें आज के समय एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। आपके जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं ना, वहां पर आपको ये देखने को मिलता है रेड सैंडर एक एंडेमिक ट्री स्पीशीज है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि हाँ सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में है, यस स्पेशली द ईस्टर्न घाट्स की बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश के अंदर आपको अच्छे खासे ये देखने को मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे एक्चुअली आपकी ठीक नहीं है। ये अकर करता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वाले एरियाज के अंदर, ना कि रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज के अंदर। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।